यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि एक सीट पर उपचुनाव होना अभी भी बाकी रह गया है और वो है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। पिछले महीने 15 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग की ओर से यूपी विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा की गई थी, तो उस समय 10 में से सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव कराने की घोषणा हुई थी और अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जो इस उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, जिस पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी निगाह बनाकर रखी थी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस सीट को हर हाल में जीतने की जुगत में लगे हुए थे। लेकिन एक मामला जिसने बाधा बनकर इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को रोक दिया था और अब वो बाधा खत्म हो चुकी है और अब जल्द ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है। और ऐसे में इस सीट पर अब वर्तमान समय में क्या समीकरण बन रहे हैं भाजपा और सपा के बीच, और साथ ही 9 में से मात्र 2 सीटें जीतने पर तमतमाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो लगातार भाजपा और साथ ही चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी इस सीट पर क्या रणनीति होगी और क्या सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का सटीक जवाब अखिलेश यादव इस बार दे पाएंगे? इसी विषय में आज मैं आपको बताऊंगा विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल 15 अक्टूबर को जब यूपी विधानसभा के उपचुनाव की 9 सीटों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया था, तो उस दौरान इस उपचुनाव की तारीखों के साथ साथ अन्य राज्यों के उपचुनाव और झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया गया था। उस दिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का तिथि का ऐलान नहीं किया गया था। तब सवाल उठा कि क्या इसके पीछे भाजपा की सोची समझी रणनीति है या फिर वास्तव में इस सीट पर कोई बड़ा पेच फंस गया है। तब यह बात सामने आई थी कि जब साल 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय चुनाव परिणाम आने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी, मगर वहीं भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ, जो द्वितीय स्थान पर रहे थे, उन्होंने चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पर चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल करने और नोटरी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की, जो लंबे समय तक लंबित रहा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट के अपने विधायक अवधेश प्रसाद को फैजाबाद उर्फ अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद का प्रत्याशी बनाया और इस सीट पर उनकी विजय हुई, जिसके बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट के विधायक पद से अपना त्याग पत्र दे दिया और फिर इस सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और साथ ही देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी। लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट पर हुई जीत, यानी उस सीट पर जो जीत उसे हासिल हुई थी, उसे सड़क से लेकर संसद तक भाजपा को घेरने और साथ ही भाजपा पर हमला करने के लिए सपा प्रमुख ने इसे अहम मुद्दा बनाया था और ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि यूपी विधानसभा की सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वह भाजपा को मात देंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। मगर 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम जब आए, तो मात्र 2 सीटें करहल और सीसामऊ ही उनके खाते में आ पाई, जिसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं जब चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 2022 में आए परिणाम को लेकर उच्च न्यायालय में लंबित चल रही, यानी कि जो दाखिल की गई याचिका थी, उसकी सुनवाई लगातार चल रही थी, उसी के चलते 10 में से 9 सीटों पर ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, तो उस समय भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर कटाक्ष किया था और एक शेर बोला था। उसमें उन्होंने कहा था कि जिसने जंग टाली है, समझो उसने जंग हारी है।
लेकिन अंततः जनता ने 9 सीटों के उपचुनाव में हुए मतदान के अनुसार यह बता दिया कि जंग आखिर किसने हारी है। मगर अब जिस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ की लंबित याचिका के चलते अल्पविराम लगा था, वो अल्पविराम अब हट गया है और अब जल्द ही यहां पर उपचुनाव होने वाला है। दरअसल चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने 15 अक्टूबर को ही हाईकोर्ट में अपनी याचिका वापस लेने के लिए अर्जी लगाई थी, जिस पर कल यानी सोमवार 25 नवंबर को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और याचिका को वापस लेने की अर्जी मंजूर कर ली। वहीं गौरतलब है कि संवैधानिक रूप से नियम यह है कि कोई भी सीट यदि खाली होती है तो 6 महीने के भीतर वहां पर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अब चूंकि मिल्कीपुर का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा सका, वहीं लगभग 1 हफ्ते बाद यानी 4 दिसंबर को 6 महीने का समय पूरा हो रहा है और ऐसे में इस सीट पर जल्द से जल्द चुनाव कराने की अनिवार्यता अब पूरी तरीके से सबके सामने आ गई है, खास करके शासन और प्रशासन के सामने। हालांकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की ऑर्डर कॉपी आना बाकी है, जो कि 24 घंटे के भीतर आने की बात कही गई है। उस ऑर्डर की कॉपी चुनाव आयोग को भेजी जाएगी, जिसके बाद चुनाव आयोग मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख निर्धारित करेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा के पूर्व प्रत्याशी व पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने इस मामले पर कहा, सपा चुनाव को लटकाना चाहती थी, इसलिए उसने कोर्ट में वकील खड़े किए थे। ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए, सपा के झूठ का पर्दा फाश भी हो जाएगा। दोनों याचिकाएं वापस हो गई हैं, 24 घंटे के अंदर ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर में सपा की तरफ से खड़े किए गए वकील का नाम भी लिखा होगा। इससे साफ हो जाएगा कि सपा मिल्कीपुर का चुनाव लटकाना चाहती थी। जब हम 2022 में चुनाव लड़े तब सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद ने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और नोटरी की डेट भी खत्म हो चुकी थी। हमने सभी कागजों को मिलाकर रिट दाखिल की थी। वहीं आपको बता दें कि बीते 17 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में सपा नेता अवधेश प्रसाद के वकील ने याचिका वापस लेने के विरोध में अपनी बात कही थी और पुरजोर इसका विरोध किया था और साथ ही सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने की मांग भी की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अखबार में गजट प्रकाशित करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इस बीच सुनवाई को 25 नवंबर की तारीख तय की गई थी, जिसके बाद सोमवार 25 नवंबर की हुई सुनवाई में अंततः भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ की याचिका को वापस लेने की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया। वहीं अब इस सीट पर होने वाले उपचुनाव की तिथि का जनवरी में ऐलान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि ये उपचुनाव जनवरी में हो सकता है, क्योंकि इस बीच इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो कि लगभग 20 दिसंबर तक चलेगा। वहीं यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से लेकर 20 दिसंबर के बीच चलने वाला है। वहीं अब ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी में उपचुनाव कराया जा सकता है। वहीं इस समय उपचुनाव खत्म होने के बाद संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले शुरू हुए संभल हिंसा के मामले में राजनीति काफी गर्मा गई है। इस हिंसा के तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से साफ तौर पर जुड़ रहे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ये हिंसा हुई नहीं बल्कि कराई गई है। और इस हिंसा को लेकर पुलिस ने संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर एफआईआर दर्ज की है और साथ ही संभल के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव परिणामों के आने के तुरंत बाद संभल में पूर्व नियोजित योजना के तहत कराई गई हिंसा के तार जो सपा नेताओं से साफ तौर पर जुड़ रहे हैं, उन्हें पुलिस पूरी तरीके से खंगाल कर पूरी तह तक जाकर उस सिरे को पकड़ने में लगी हुई है जहां से इसकी शुरुआत हुई है। क्योंकि इस हिंसा में संभल के बाहर से उपद्रवियों को बुलाया गया था, जिन्होंने पत्थरबाजी की, आगजनी की घटना को अंजाम दिया और यहां तक कि गोलीबारी भी की थी और साथ ही संभल में हिंसा को भड़काया था। वहीं अब एक और जहां संभल में हिंसा की आग लगी है, तो वहीं बिजनौर में भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस मामले में अपनी राजनीति खेलने का प्रयास कर रहे हैं और वो जल्द ही संभल में जाने की बात कर रहे हैं। वहीं अब ऐसे में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। तो यहां मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में संभल हिंसा में सपा का ही हाथ है, सपा के नेताओं की ही इसमें शामिल होने की जो
बात कही जा रही है वो पूर्णतः सत्य है या इसके पीछे किसी और की साजिश का प्लान नजर आता है। और इसके साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए साफ हुए रास्ते को लेकर भी आपके क्या विचार हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।